गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और दिल्ली पुलिस की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। आपके एग्जाम की डेट जरूर आ चुकी है दोस्त, लेकिन आप लोगों का जो हौसला है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका हौसला पहले से और ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि सभी के लिए एक साथ एग्जाम डेट आई है। तो जिन बच्चों का स्कोर 70+ जा रहा है, मॉक टेस्ट के अंदर 65+ जा रहा है, उनको कतई भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपनी जो तैयारी है और बेहतर करते रहें। जितना दिन आपके पास और टाइम बचता है बच्चों, वो समय सारा का सारा आपका रिवीजन में जाना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों की जो 2 या 3 दिन के अंदर आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आज भी हम थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे। ठीक है, कल महाद्वीप और महासागर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मेरे दोस्त और मेरे याद आया, जिसमें दिल्ली पुलिस के अंदर पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक छोटा सा टॉपिक है, नाम है बच्चों ब्रह्मांड यानी कि कोसमोस। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद महाद्वीप और महासागर पढ़ते हुए बच्चों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कल मंगलवार का दिन, परसों बुधवार का दिन, तो बुधवार के दिन मेरे दोस्त आपकी जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर फ्राइडे को जो है ना, शुक्रवार को मैं आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं एमसीक्यू की फॉर्म में, और टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी के जो 13 से 14 टॉपिक हैं, उन 13 से 14 टॉपिक से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्लास में हम अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे 9 तारीख को। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे करवाऊंगा। और यदि उन 2 सेशन को भी आप अच्छे तरीके से मेरे दोस्त अटेंड कर लोगे, तो मेरे हिसाब से जो आपका एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने वाला है वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, कोसमोस या यूनिवर्स या बच्चों ब्रह्मांड। हम बात करें कि क्या होता है ब्रह्मांड, कोसमोस हम किसे बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो आपको बोलना है छोटे से छोटे कण से लेके बड़े से बड़ी आकाश गंगाओं का समूह। छोटे से छोटे कण से लेकर छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगा। आकाश गंगा को बच्चों इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। तो छोटे से छोटे कण से लेके बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अस्तित्वमान द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास, अस्तित्वमान द्रव्यमान और ऊर्जा का सम्मिलित रूप, यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो अस्तित्वमान द्रव्यमान और ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप है वो आपका क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। आपसे कोई पूछ ले कि स्टडी ऑफ कॉस्मोस या यूनिवर्स वो क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मांड का जो आकार है वो कितना है, तो ब्रह्मांड का जो व्यास है बच्चों, डायमीटर ऑफ जो यूनिवर्स होगा, व्यास का मतलब डायमीटर है,
तो आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10 की पावर 8 लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट ईयर बोलते हैं। तो आपसे फिर यह भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय कर रहा है तो लाइट ईयर जो होता है ये किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है बच्चों, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है ये। इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोल देंगे, दूरी का मात्रक बोल देंगे। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, लाइट ईयर होगा, प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है ना। लाइट ईयर होगा, प्रकाश वर्ष होगा, किसका मात्रक, दूरी का मात्रक। बच्चों आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके इज इक्वल टू होता है, आपने दूरी का मात्रक तो बता दिया सर, लेकिन कितनी दूरी होती है एक लाइट ईयर में। तो आपको बोलना है 9.46 गुणा 10 की रेज पावर 12 किलोमीटर, क्योंकि हमने तो दूरी हमेशा किस में मापी है, मीटर में, किलोमीटर में। तो सर प्रकाश वर्ष में तो हमने कभी दूरी मापी नहीं। और मेरे दोस्त ब्रह्मांड के अंदर यदि हमें अपने तारों के बीच का गैप देखना हो या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी देखनी हो या उससे ज्यादा और जो आकाशीय पिंड अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर स्थित हैं उनके बीच का डिस्टेंस अपने को पता लगाना हो तो ये मीटर किलोमीटर क्या पड़ जाएंगे, छोटी यूनिट पड़ जाएंगी। तो हमने मीटर और किलोमीटर से बड़ी यूनिट को आज पढ़ा जिसका नाम क्या है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे। तो एक लाइट ईयर जो हम किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस मापते हैं उसके अकॉर्डिंग किसके इज इक्वल टू होगा, 9.46 इंटू 10 की रेज पावर 12 किलोमीटर। लेकिन सर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में बच्चों 9.46 गुना 10 की रेज पावर 15 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 10 की रेज पावर 3 मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, है ना। बच्चों दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो कौन सा होता है, आपसे कोई ये पूछ ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा, पारसेक होगा। और पेपर में अक्सर यह भी पूछ लिया जाता है कि एक पारसेक किसके इज इक्वल टू होगा। तो आप बोलेंगे 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के इज इक्वल टू होता है एक पारसेक, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का जो व्यास बताया गया है वो 10 की रेज पावर 8 लाइट ईयर बताया गया है। बच्चों ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और एक अनुमान लगाया गया कि ब्रह्मांड के अंदर जो कुल मंदाकिनियों की संख्या है ठीक है ना, कुल मंदाकिनी या आकाश गंगाओं की जो संख्या है या हम इंग्लिश में बोल देंगे गैलेक्सीज, बच्चों वो 100 अरब मंदाकिनी बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनियों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, 100 अरब बताई गई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार जितने भी बच्चे। सर अस्तित्वमान क्या होता है बेटा, अस्तित्वमान होता है कि कोई भी चीज जिसका अस्तित्व हो।
अस्तित्व का मतलब क्या है कि अस्तित्व में किसी भी चीज को हम तब मानेंगे जब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी भरी होगी। मान के चलिएगा कि डस्ट पार्टिकल है, तो वो डस्ट पार्टिकल का भी क्या है, अस्तित्व है। तो वो डस्ट पार्टिकल भी कहाँ काउंट होगा, कॉस्मोस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में काउंट होगा। बच्चों एक छोटा सा मच्छर है, उसका भी अस्तित्व है। क्यों है अस्तित्व? क्योंकि जिस तरीके से उस डस्ट पार्टिकल का कोई ना कोई मास था, चाहे वो मास कितना भी कम क्यों ना हो और वो मास कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तो कोई भी चीज अस्तित्व में तभी मानी जाएगी जब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भरी होगी। ठीक है। तो मान के चलिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने भूत सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, है ना? तो बच्चों जो भूत होता है, तो उसका वजन नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता, हालांकि वो एक एनर्जी होती है, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। उस नेगेटिव एनर्जी को ही हम बच्चों भूत बोल देते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी से हम डर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये भूत था। ठीक है। लेकिन उस भूत का कोई मास नहीं होता। आपको कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि मैंने 56 किलो का भूत देखा, ना आपने ये सुना होगा कि मैंने 80 किलो का भूत देखा। बस आपने ये सुना होगा कि यार मैंने भूत देखा। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक एनर्जी है, उसका कोई मास नहीं है। और जब तक किसी चीज का कोई मास नहीं होगा, उसको हम अस्तित्व में नहीं मानेंगे। तो ब्रह्मांड के अंदर भूतों को नहीं मेरे दोस्त काउंट किया जाएगा, क्योंकि भूत जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी मास नहीं होता। ठीक है ना? तो ब्रह्मांड के अंदर कुल मंदाकिनी कितनी है बच्चों? 100 अरब है। मैं आपसे पूछूं कि ये जो मंदाकिनी हमने 100 अरब बताई, तो एक मंदाकिनी के अंदर तारे कितने होते हैं? एक मंदाकिनी या गैलेक्सी के अंदर जो तारे होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है तारा? स्टार यानी कि तारा हम किसे बोलेंगे? स्टार या तारा हम उसे बोलेंगे जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होगा। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ जो पिंड होगा बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे, है ना? तो सूर्य को हम क्या बोलते हैं? एक तारा। तो सूर्य को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, 71%। दूसरे नंबर पे बच्चों सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? हीलियम की है, 26.5%, है ना? तो हाइड्रोजन और हीलियम से जो भी पिंड बना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे, तारा बोलेंगे। और ये हाइड्रोजन और हीलियम मिलके ही बच्चों एनर्जी रिलीज करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि तारे का खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है ना? याद रखेंगे। तो एक मंदाकिनी गैलेक्सी के अंदर तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 अरब हो जाएगी। बच्चों हम पृथ्वी से जब आसमान में तारे देखते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी की क्या होगी? गैलेक्सी होगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? पृथ्वी की जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, उसे हम क्या बोलेंगे? दुगध मेखला बोलेंगे। दुगध मेखला हम बोलेंगे, मिल्की वे हम इसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये मिल्की वे जो है ना, दुगध मेखला जो है, यदि आपसे कोई इसकी शेप पूछ ले, आकृति पूछ ले, कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, दुगध मेखला है, मिल्की वे है, उसकी आकृति कैसी है? तो आप बोलेंगे स्पाइरल है। सर्पिलाकार है बच्चों, स्पाइरल है। ठीक है ना? कैसी है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है।
याद रखोगे? अच्छा, फिर तो ठीक है भाई। आवाज डबल हो रही है? बेटा आवाज डबल नहीं हो रही, पेपर नजदीक आ रहा है इसलिए कान दो बार सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पेपर का डर है, इसलिए तुम्हें दो बार आवाज सुनाई दे रही है बेटा, आवाज तो एक बार ही आ रही है ना। डरे हुए तो नहीं होंगे तुम लोग? बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अंदर का जो डर है मेरे दोस्त, वो आपको खत्म करना है। और वो अंदर का डर कब खत्म होगा? जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। और जितने भी वन शॉट अब सिलेक्शन आपके लिए बच्चों यूट्यूब के ऊपर चलाए जाएंगे, जम के आपको क्या कर लेनी है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। भाई अभी तो सही चल रहा है यार, तुम लोग पीछे पड़ जाते हो बिल्कुल। अभी तो सही चल रहा है। साथ के साथ मैं मुड़ मुड़ के देख भी रहा हूँ कि भाई कोई भी अभी ब्लर नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा फोकस खराब हो जाता होगा ना। चलेगा। हम बात करेंगे बच्चों की पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक। मंदाकिनी का मतलब क्या होगा? यहाँ ग्रुप ऑफ स्टार होगा, ठीक है ना। मंदाकिनी का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टार, तारों का समूह। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मंदाकिनी बोलते हैं। और हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो तारों का समूह है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, जिसकी आकृति क्या है? स्पाइरल है। मैं आपसे पूछ लूं कि पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक और कौन सी मंदाकिनी है? पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक, मंदाकिनी, या हम बोल सकते हैं दुग्ध मेखला के नजदीक और कौन सी गैलेक्सी है? मंदाकिनी है, ग्रुप ऑफ स्टार है। तो फटाफट बताएगा बच्चों कि पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक जो मंदाकिनी है बेटा, उसका नाम क्या है? सारे के सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक मंदाकिनी का नाम देवयानी है बच्चों। क्या है? देवयानी। अच्छा, बीच बीच में ब्लर हो जाता है बेटा, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मेरे को कैमरे का कोई ज्ञान है नहीं। और यदि मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो ये क्लास एंड हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। इसलिए आज आज जो है ना, वो तुम थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। तो पृथ्वी की मंदाकिनी के नजदीक जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? देवयानी। देवयानी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देवयानी इसे बोलते हैं। साथ ही साथ इसको एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी की जो गैलेक्सी है, हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम अभी हमने पढ़ा, मिल्की वे है, दुग्ध मेखला। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई दुग्ध मेखला के नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, उसका नाम देवयानी है, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई सबसे नई जो मंदाकिनी है वो कौन सी होगी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या गैलेक्सी जो सबसे बाद में ढूंढी गई है, खोजी गई है, उसका नाम है बेटा ड्वार्फ। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ड्वार्फ, ठीक है ना। बिल्कुल, देवरानी नहीं बेटा, देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी, ठीक है ना। हाँ, तुम्हें देवरानी जेठानी बड़ी याद रहती है, देवयानी याद रखना है। बच्चों हम बात करें कि जिस यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाली बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक जानकारी देने वाली जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। सबसे सटीक जानकारी देने वाला सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं थ्योरी। क्या बोल सकते हैं हम? थ्योरी बोल सकते हैं।
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक जानकारी देने वाला जो सिद्धांत है, थ्योरी है मेरे दोस्त, उस थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग। वैसे तो थ्योरी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे सटीक उसको हम बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी का नाम बताओ, आप बोलोगे बिग बैंग थ्योरी। ये जो बिग बैंग नाम की थ्योरी है ना, ये 1927 के अंदर जॉर्ज एब लेमेंतेर ने दी थी बच्चों। इस थ्योरी को किसने दिया? जॉर्ज एब लेमेंतेर। जॉर्ज एब लेमेंतेर ने 1927 के अंदर इस थ्योरी को देने का काम किया, लेकिन 1967 के अंदर रॉबर्ट वैगनर नाम का एक साइंटिस्ट बच्चों, उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो इस थ्योरी की व्याख्या, इसको एक्सप्लेन करने वाला ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट वैगनर। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज एब लेमेंतेयर। जॉर्ज एब लेमेंतेयर, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ने बच्चों बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे जैसे इस थ्योरी के अंदर लिखा गया बच्चों, उस थ्योरी की बातों को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया गया। यानी कि इस सिद्धांत की वास्तविकता को जानने के लिए वास्तविकता बोल सकते हैं, या इस सिद्धांत के अंदर जो बातें बोली गई थी उन बातों की बच्चों पुष्टि करने के लिए, सत्यता को जानने के लिए। जानने के लिए क्या किया गया? एक महाप्रयोग किया गया। जानने के लिए सरन द्वारा वर्ष 2010 में बच्चों LHC लार्ज हैड्रोन कोलाइडर नामक महाप्रयोग। बच्चों, इसको हमने महाप्रयोग इसलिए बोला क्योंकि इस प्रयोग में दुनिया के 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट शामिल हुए थे। अभी तक किसी भी प्रयोग के अंदर इतनी बड़ी संख्या में साइंटिस्ट शामिल नहीं हुए, ठीक है बच्चों। सरन, सरन क्यों, क्या है? सरन की फुल फॉर्म होगी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, इस सरन को हम विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग बोलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा क्या बोलेंगे? इसे परमाणु आयोग बोलेंगे। आयोग का मतलब कमीशन, न्यूक्लियर कमीशन बोलेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर कमीशन ऑफ वर्ल्ड, सरन। बच्चों, ये जो सरन है, सरन नाम की जो संस्था हम पढ़ रहे हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट आपसे कोई पूछ ले तो 1954। सरन की स्थापना बेटा 1954 में हुई। इसका कोई हेडक्वार्टर पूछ ले तो जिनेवा। जिनेवा जो शहर है, ये स्विट्जरलैंड का शहर है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इस सरन नाम की संस्था का भारत भी क्या है? हिस्सा है। 2017 के अंदर भारत इसमें शामिल हुआ। भारत इसका क्या बना? सदस्य बना। कब? 2017 के अंदर। तो इस सरन नाम की संस्था ने मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, LHC।
और ये जो प्रयोग किया गया बच्चों, ये कहाँ किया गया? जिनेवा शहर में। और इस प्रयोग से एक पार्टिकल पैदा करने की कोशिश की गई। उस पार्टिकल को हम बोलते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल। तो ये जो महाप्रयोग किया गया बच्चों, ये हिग्स बोसोन पार्टिकल पैदा करने के लिए किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि इस हिग्स बोसोन पार्टिकल के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यदि ये व्यक्ति कोई भी जानना चाहता है तो उसको ये पार्टिकल पैदा करना ही करना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य इसी कण में बच्चों छिपे हुए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य कौन से कण के अंदर, कौन से पार्टिकल के अंदर छिपे हुए हैं? आप बोलेंगे हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स बोसोन पार्टिकल के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिएगा हिग्स जो है ना एक साइंटिस्ट हुआ है, और बोसोन, बोसोन जो है बच्चों ये अपने भारत का साइंटिस्ट है, जिसको हम जगदीश चंद्र बसु बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपने भारत के जगदीश चंद्र बसु और एक इंग्लैंड का बच्चों साइंटिस्ट हुआ है हिग्स, इन्होंने दोनों ने मिलकर बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यदि आप लोगों को पता लगानी है तो आपको ये पार्टिकल जो है ना वो पैदा करना पड़ेगा। अब उस पार्टिकल का नाम जो है इन दोनों साइंटिस्टों के नाम पे रख दिया, और दोनों साइंटिस्टों के नाम को जोड़ के इसको बोलना शुरू कर दिया हिग्स बोसोन पार्टिकल। क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक हम जो ये पार्टिकल बता रहे हैं, जब तक आप ये पार्टिकल पैदा नहीं कर लेते। और 2010 में एलएचसी नाम का महाप्रयोग, जिसमें दुनिया के 1000 साइंटिस्ट शामिल हुए, स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा के अंदर, और मेरे दोस्त पृथ्वी की गहराई में जाके, पृथ्वी की गहराई में जाके बच्चों एक लंबी सुरंग बनाकर वहां पर फोटोन बीमों को बच्चों आपस में टकरवाया गया था, और ये हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है पैदा करने की कोशिश की गई थी। वो इसलिए कोशिश की गई क्योंकि बच्चों ये जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है ये बेसिक यूनिट माना गया है किसकी? कॉस्मोस की, यानी कि ब्रह्मांड की। यहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई किसे माना गया है? हिग्स बोसोन पार्टिकल। ठीक है मेरे दोस्त, एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जिस दिन आप ये हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल पैदा कर लोगे तो अपने आप भगवान, जो दुनिया भगवान को ढूंढ रही है ना, उस भगवान का भी अपने आप पता लग जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड का पता लग रहा है तो भगवान का भी पता लग जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही भगवान लाई करता है। और बच्चों एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लियान लैडरमैन, लियान लैडरमैन ने इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल बोल दिया। साइंटिस्ट का नाम क्या है? लियान लैडरमैन। लियान लैडरमैन ने इसे कौन सा पार्टिकल बोल दिया बेटा? गॉड पार्टिकल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आप बोलेंगे हिग्स बोसोन पार्टिकल को। ठीक है ना, तो 2010 के अंदर ये प्रयोग किया गया, लेकिन ये हिग्स बोसोन पार्टिकल पैदा नहीं किया जा सका। और जब तक बच्चों हिग्स बोसोन पार्टिकल पैदा नहीं किया जा सकेगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा तब तक नहीं उठेगा। ठीक है बच्चों, 1805 के अंदर ब्रिटेन के रहने वाले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल ने एक बात क्लियर की। विलियम हर्सेल जो है ये इंग्लैंड के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। इन्होंने बोला कि सौरमंडल जो है ना वो ब्रह्मांड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सौरमंडल को ही बच्चों ब्रह्मांड मानना शुरू कर दिया। सौरमंडल को ही ब्रह्मांड मानना शुरू कर दिया। तो लियान लैडरमैन ने साफ साफ
सॉरी, विलियम हर्सेल ने साफ साफ 1805 में दुनिया को बताया कि सौरमंडल जो है ना, सौरमंडल, ये ब्रह्मांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मात्र एक अंश है। पता नहीं इतने, पता नहीं कितने ऐसे सौरमंडल है ब्रह्मांड के अंदर और हैं, लेकिन जो आप सौरमंडल सौरमंडल सोलर सिस्टम पढ़ते हो, ये जो सोलर सिस्टम है, ये कॉस्मोस यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये तो यूनिवर्स का मात्र एक पार्ट है, एक अंश है, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात 1805 में। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सौरमंडल ब्रह्मांड का मात्र एक अंश है। ये बात किस साइंटिस्ट ने कही थी? तो आप बोलेंगे विलियम हर्सेल ने। और कही कब थी? 1805 के अंदर। ठीक है, 1805 के अंदर। बच्चों हम बात करेंगे जो ब्रह्मांड हम पढ़ते हैं, वो हम दो कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, एक को हम बोलेंगे जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, और एक को हम बोलेंगे हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, जियो का मतलब क्या होगा? पृथ्वी, और सेंटर का मतलब केंद्र, तो इसको हम बोलेंगे भू केंद्रित अवधारणा। भू का मतलब पृथ्वी है बेटा, भू केंद्रित अवधारणा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये 140 ईस्वी के अंदर टोलमी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था बच्चों। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट 140 ईस्वी में किसने दिया था? टोलमी नाम के साइंटिस्ट ने। और उसने बताया था कि भू का मतलब पृथ्वी और केंद्र का मतलब सेंटर में। इसने बताया था कि पृथ्वी जो है ना, वो सेंटर में है, और पृथ्वी सेंटर में है, सारी चीजें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है। ये बात बच्चों 140 ईस्वी में टोलमी ने बताई, और इस बात को हमने क्या मान लिया? सच मान लिया। और हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों ब्रह्मांड की स्टडी जो है वो शुरू कर दी। ब्रह्मांड की स्टडी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती रही 1543 ईस्वी तक। 1543 में मेरे दोस्त एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सारा का सारा गलत पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने ब्रह्मांड की स्टडी की है पृथ्वी को सेंटर में मानकर, लेकिन पृथ्वी तो सेंटर में है ही नहीं। पृथ्वी तो सेंटर में है ही नहीं। तो मेरे दोस्त, उसने बताया कि सेंटर में तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सूर्य को सेंटर में बता के बच्चों इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बहुत सारे आकाशीय पिंडों की खोज की गई, और ऐसे कॉन्सेप्ट को हम हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सूर्य केंद्रित अवधारणा बोलते हैं। और ये सूर्य केंद्रित जो अवधारणा है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट देने का काम किया 1543 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिक्स ने। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? निकोलस कोपरनिक्स ने मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और उसने बताया कि सूर्य केंद्र में है, और अन्य आकाशीय पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। काट रहे हैं। ठीक है, और मेरे दोस्त लोगों ने इसी को क्या बोलना शुरू कर दिया? सौरमंडल। इसीलिए बच्चों फादर ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल के जन्मदाता कहा जाता है किसको? कोपरनिक्स को। यहां तक बातें क्लियर हुई?
आज हम बच्चों जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। 1543 से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता था? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता था। ठीक है, एक बार बताएगा यहां तक सारे के सारे बच्चे चीजें क्लियर हुई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पक्का तुम्हें एग्जाम के अंदर छपा मिलेगा सोलर सिस्टम से। हम जब कीजिएगा उसके बाद हम बच्चों तेजी से आगे बढ़ते हैं और सारा का सारा कंटेंट मेरे दोस्त जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको उधेड़ते हैं। बताएगा एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे थम्स अप कीजिएगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों हम बात करते हैं सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। बच्चों सोलर सिस्टम के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? ग्रह को पढ़ेंगे जिनको हम प्लेनेट बोलेंगे। ठीक है, उपग्रह को पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह को पढ़ेंगे, धूमकेतु को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो बच्चों इन्हीं आकाशीय पिंडों के समूह को हमने सोलर सिस्टम बोल दिया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह की। प्लेनेट की। आपको पता होना चाहिए कि पहले इनकी संख्या 9 होती थी। पहले संख्या कितनी थी? 9। बच्चों वर्तमान में संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है सर? 8। पहले कितनी थी? 9। तो नौवां कौन सा था बच्चों जिसको बाहर कर दिया गया? वो था बच्चों प्लूटो। प्लूटो को यम भी कहा जाता है। ठीक है, कुबेर भी कहा जाता है। ये इसके नाम है। ठीक है ना, प्लूटो, यम, कुबेर। बच्चों हम बात करेंगे तो इसकी जो खोज है वो 1930 के अंदर की गई थी। और 1930 के अंदर इसकी खोज करने का काम किया था क्लाइड टोमवे ने। क्लाइड टोमवे नाम का जो साइंटिस्ट है उसने इसकी खोज की। और मेरे दोस्त फिर इसको आईएयू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आईएयू द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में बच्चों इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके इस जैसे आकाशीय पिंड के लिए एक नई श्रेणी बनाई जिसको हम बोलते हैं बोने ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट। इसको बोने ग्रहों में क्या कर लिया गया बच्चों? शामिल।
ड्वार्फ प्लेनेट, बौने ग्रहों की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया। जब ये बौने ग्रह की श्रेणी में आया तो इसको नया नाम दे दिया गया। प्लूटो को बच्चों नया नाम दिया गया। बौने ग्रह की श्रेणी में आते ही इसको बोल दिया गया 134 340, इसको संख्या दे दी गई। ठीक है ना। तो बौने ग्रहों की कैटेगरी में आते ही ठीक है भाई अमित, ठीक है। तो अब इसको हम किस संख्या से जानते हैं? 134 340 संख्या से अब बच्चों इसको हम जानते हैं। ठीक है। वर्तमान में संख्या कितनी है? 8। ये 8 कौन कौन से हैं अभी हम चर्चा करेंगे। ये लीजिएगा भाई, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, इसके हम यहाँ पर बाल भी लगा लेते हैं। ठीक है। ये है क्या? सूर्य, सन। बच्चों सूर्य से आगे हम बढ़ेंगे तो ये वाला जो है ना, इसको बोलेंगे मरकरी, यानी कि बुध। मरकरी के बाद आ जाएगा बच्चों विनस, यानी कि शुक्र। इसके बाद बच्चों अर्थ, यानी कि पृथ्वी। इसके बाद मार्स, यानी कि मंगल। इसके बाद जुपिटर। जुपिटर को हम बोलते हैं बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। इसके बाद सैटर्न, यानी कि शनि। इसके बाद यूरेनस, यानी कि अरुण। इसके बाद नेपच्यून, यानी कि वरुण। ठीक है। और बच्चों वरुण के पास हुआ करता था प्लूटो। जिसको हम यम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके नजदीक होता था? वरुण के नजदीक होता था। ठीक है भाई, ठीक है। चलेगा भाई शुभम, आपकी बातें मान लेंगे हम। ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब ये सारे के सारे मेरे दोस्त मैंने सूर्य से दूरी के आधार पे बता दिए हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। सूर्य से दूसरा नजदीक कौन है? शुक्र। सूर्य से दूसरा सबसे दूर कौन है बच्चों? अरुण। ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन से दो ग्रह आ जाएंगे? बुध और शुक्र आ जाएंगे। ठीक है। बच्चों हम बात करें, ये जो मंगल और बृहस्पति है ना, इन मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे ये आकाशीय पिंड और पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन से दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं?
तो आप बोलेंगे मार्स और जुपिटर के बीच। तो मार्स और जुपिटर के बीच दिखाई देने वाले ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड आपके एस्ट्रॉयड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एस्ट्रॉयड कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये जो स्टार्टिंग के चार हैं और ये लास्ट के चार हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग के चार है ना, इनको हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह बोल देंगे, इनको पार्थिव बोल देंगे, इनको इंग्लिश में इनर प्लेनेट बोल देंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाले हैं इनको हम बोलेंगे बाह्य ग्रह, इनको हम बोल देंगे आउटर प्लेनेट, और इनको हम बोल देंगे जोवियन प्लेनेट। तो लास्ट के चार जो हैं, जो आकार में भी बड़े हैं और मेरे दोस्त इनकी जो अवस्था है वो सॉलिड नहीं है। तो ऐसे ग्रह जो आकार में बड़े हों, इनकी अवस्था सॉलिड ना हो, उनको हम जोवियन प्लेनेट बोलेंगे। जो आकार में छोटे हैं, सूर्य के सबसे नजदीक हैं, जो सॉलिड स्टेट वाले बच्चों ग्रह हैं, उनको हम आंतरिक इनर प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि आकार में आपको सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो बच्चों आकार में सबसे बड़ा है जुपिटर। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, तो सबसे छोटा कौन होगा बेटा? सबसे छोटा होगा आपका बुध। कौन सा होगा? बुध। फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी, सूर्य भी चक्कर लगाता है बेटा, फिक्स कोई नहीं है ब्रह्मांड में, सारे के सारे चक्कर काट रहे हैं। सूर्य जो चक्कर काट रहा है वो अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, जैसे हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुगध मेखला है, और दुगध मेखला में तारों की संख्या 100 अरब है, और उन 100 अरब तारों में से एक तारा हमारा सूर्य है। और बच्चों, इस सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड चक्कर काट रहे हैं, उनका जो ग्रुप है, उसका जो परिवार है, उसको हमने सोलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है ना? तो सूर्य जो है वो चक्कर काट रहा है अपने परिवार के केंद्र के चारों ओर। और सूर्य का परिवार क्या है? सूर्य का जो परिवार है वो है गैलेक्सी, दुगध मेखला, मिल्की वे। तो हमारी मिल्की वे के अंदर जो 100 अरब तारे हैं, उन 100 अरब तारों में से एक तारा सूर्य है, जो हमारी मंदाकिनी के केंद्र से बच्चों बंधा हुआ है, और एक निश्चित ऑर्बिट के अंदर वो लगातार क्या है? घूम रहा है। कीजिएगा फटाफट नोट, और फिर हम बच्चों एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो बुधवार को मेरे दोस्त हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। महासागर और महाद्वीप, उनकी मैं पीपीटी बनवा रहा हूं, तो महासागर और महाद्वीप की पीपीटी बन जाएगी। तो कोशिश करूंगा कि बुधवार को हर हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बुधवार तक तो ठीक है, बुधवार तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम खुश होना सारे के सारे। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताओ कि सारे के सारे तुम लोग खुश तो हो, अच्छे से आप लोगों की चीजें समझ में तो आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ गया तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, कोई चीज छुड़वा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और फिर मेरे बच्चों, जमा राजी हो? बिल्कुल राजी रहना बच्चों। उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे? उसके बाद हम फिर दो जो मैराथन क्लास लेके आएंगे। ठीक है, कम से कम 6-7 घंटे की एक क्लास होगी। तो दोनों की दोनों मैराथन क्लास के अंदर एक में पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी की आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवा दूंगा, और एक क्लास के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी की जबरदस्त हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सुरुचि सिंह बताएगा गुड़िया, आपका क्या रिप्लाई नहीं दिया हमने? सारे की सारी कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लाई देने की। तो बेटा सबसे पहले हम सूर्य को लपेट लेते हैं ना। ये सूर्य भाई साहब ज्यादा उछल रहे हैं, तो इस सूर्य को एक बार हम लपेट लेते हैं फटाफट। देखिएगा बच्चों, ये सूर्य है।
ये बच्चों सूर्य है। हम बात करेंगे तो सूर्य का जो ये भाग है, सूर्य का जो ये भाग है बच्चों, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल। बच्चों इसे हम बोलते हैं सूर्य का केंद्रीय भाग। जिसको हम करोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड बोलते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य के केंद्रीय भाग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1.5 गुना 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये सूर्य के केंद्रीय भाग का टेम्परेचर है। और आपसे कोई प्रकाश मंडल का तापमान पूछ ले, तो इसका तापमान होता है बच्चों 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों सूर्य के परिवार का कोई भी आकाशीय पिंड हो, उसको प्रकाश कहां से मिलेगा? प्रकाश मंडल से। सूर्य के परिवार में जितने भी आकाशीय पिंड होंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, तो सभी आकाशीय पिंडों को प्रकाश कहां से प्राप्त होगा? आप बोलेंगे फोटोस्फेयर से। तभी तो इसका नाम प्रकाश मंडल है, फोटोस्फेयर है, ठीक है। बच्चों ये जो प्रकाश मंडल वाला भाग है, इस प्रकाश मंडल वाले भाग के पास यहां पर मेरे दोस्त, प्रकाश मंडल के पास ये ब्लैक कलर के क्या होते हैं? स्पॉट होते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं यहाँ। तो प्रकाश मंडल के पास दिखाई देने वाले ये जो काले रंग के धब्बे होते हैं, ठीक है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, आपसे पूछा जाएगा इन काले धब्बों का तापमान। तो आपको बोलना है कि काले धब्बों का जो तापमान होता है वो आसपास के क्षेत्र से 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब हम बोलेंगे इनका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया। और बच्चों ये काले रंग के जो धब्बे होते हैं ना, ये पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिक स्टॉर्म, चुंबकीय झंझावात की स्थिति उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय झंझावात, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो चुंबकीय तूफान की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। तो जब भी ये घूमते हैं और घूमते घूमते हमारी पृथ्वी जब इन ब्लैक स्पॉट के संपर्क में आती है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर चुंबकीय झंझावात, चुंबकीय तूफान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और पृथ्वी के ऊपर बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगी, उनके अंदर गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बेटा जल्दी कहाँ करवा दिया? कितने दिन हो चुके हैं, कितने रजिस्टर आप लोगों के मैंने भरवा दिए हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म की स्थिति बेटा उत्पन्न हो जाती है। तो करोड़ का टेम्परेचर। अब देखिएगा सूर्य के बारे में थोड़ा सा और आपको मैं डिटेल से बता रहा हूं। बच्चों ये जो प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल के चारों ओर
ये जो प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल के चारों ओर दोस्त एक और लेयर तैयार हो जाती है। प्रकाश मंडल के चारों ओर ये लेयर तैयार हुई है किसके कारण? प्रकाश मंडल की जो गर्मी है, प्रकाश मंडल की जो बच्चों गर्मी है, उस गर्मी को यहाँ पर फैली हुई गैसें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। प्रकाश मंडल के चारों ओर फैली हुई गैसें वो इस फोटोस्फेयर की गर्मी को जब अवशोषित करेंगी तो एक और लेयर मेरे दोस्त फोटोस्फेयर के चारों ओर तैयार हो जाती है, और इस लेयर को कहा जाता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। और आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोस्फेयर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो बच्चों ये रंग होता है लाल। तो क्रोमोस्फेयर आपको किस रंग का दिखाई देगा? क्रोमोस्फेयर जो लेयर है वो आपको लाल रंग की दिखाई देगी, इसको हम वर्णमंडल बोलते हैं। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे? क्वेश्चन अब ऐसे कवर करेंगे, हेडिंग डालो सन यानी कि सूर्य। आपसे पूछूं कि सूर्य क्या है, तो आप बोलेंगे कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है बेटा? स्टार है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य क्या है? एक तारा है। लेकिन मेरे दोस्त आर्य जो लोग थे ना, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वो सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। बच्चों आपसे कोई पूछ लेगा कि सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, तो आपको बोलना है सूर्य का निर्माण जो हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। हाइड्रोजन की बच्चों परसेंटेज है 71%, और हीलियम की जो परसेंटेज है वो 26.5%। तो हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों ने ही बच्चों सबसे ज्यादा योगदान दिया है सूर्य को बनाने में, 26.5%। बाकी जो है बच्चों वो अदर गैसेज होंगी। ठीक है बच्चों, सौरमंडल की जो समस्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्रोत कौन है? सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम। तो बच्चों सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। यानी कि सौरमंडल का कोई भी आकाशीय पिंड हो, उसके पास प्रकाश जो पहुंच रहा है वो किसकी कारण, किसकी बदौलत? सूर्य के कारण। तो सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य होगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सूर्य के पास ये ऊर्जा कहां से आती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बच्चों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्रिया, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, और विखंडन का मतलब टूटना। परमाणु बम, एटॉमिक बम जो काम करते हैं वो विखंडन पे काम करते हैं। हाइड्रोजन बम बच्चों किसके ऊपर काम करता है? वो संलयन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? संलयन के ऊपर। दो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन इसे हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये नाभिकीय संलयन नाम की जो प्रोसेस है ये होती कहाँ है? ये पृथ्वी के सॉरी, ये सूर्य के केंद्रीय भाग के अंदर, सेंटर ऑफ सन। सूर्य के केंद्रीय भाग में मेरे दोस्त ये क्रिया होती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सूर्य के केंद्रीय भाग के अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है ना। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट। बच्चों हम बात करें कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है इसका टेम्परेचर कितना है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान हमने पढ़ा कि 1.5 × 10⁻⁷ और मेरे दोस्त सूर्य की जो बाहरी परत है, आउटर लेयर है, जिसको हमने बोला प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों क्रोमोस्फेयर यानी कि वरणमंडल, इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। वरणमंडल का जो रंग होता है ना वो क्या होता है, लाल होता है। बच्चों हम बात करें तो बच्चों सूर्य जो है वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर जो पूरा करता है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और सूर्य का मेरे दोस्त अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करने को हम बोलते हैं कोसमोस ईयर। इस घटना को संज्ञा दी जाती है कोसमोस ईयर की। इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष का मतलब है 25 करोड़ साल, ठीक है ना। 25 करोड़ साल मेरे दोस्त इसका क्या होगा, अर्थ होगा। ठीक है ना। बच्चों हम बात करें तो सूर्य अपने अक्ष पे कैसे घूमता है। सूर्य की जो रोटेशनल डायरेक्शन होगी ठीक है, घूर्णन जो दिशा होगी सूर्य की वो बच्चों पूर्व से पश्चिम होगी। पूर्व से पश्चिम होगी, तो आपको ध्यान रखना है रोटेशनल जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, पूर्व से पश्चिम होगी, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई। तो आज के लिए इतना सा ही हम करें, बाकी इसको कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। और कल सोलर सिस्टम अपना कंप्लीट होगा। और परसों की क्लास में मेरे दोस्त हम 1.5 घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की क्लास हो या 2.5 घंटे की क्लास हो या 3 घंटे की क्लास हो, है ना, तो फिर उस एक क्लास में महाद्वीप और महासागर कंप्लीट करके फिर बच्चों यूट्यूब के ऊपर हम जम के प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। और आपके जो ज्योग्राफी की वेटेज है
3 से 4 क्वेश्चन, जितने भी मैंने अभी तक आप लोगों को टॉपिक करवाए हैं वहां से वो सारी की सारी चीजें आपके अच्छे से क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। और आप जितना कंटेंट पढ़ाया है उसकी 3 से 4 बार रिवीजन जब तक आपका बच्चों एग्जाम नहीं आता तब तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।